अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, इस्तेकाम पार्टी के क़याम के बाद अब खबरें आ रही हैं कि KPK में भी पार्टी बन रही है और परवेज़ खटक साहब उस पार्टी को बनाने जा रहे हैं। अगर परवेज़ खटक साहब पार्टी बना लेते हैं तो फिर क्या तहरीक इंसाफ की जो बची कुची पार्टी रह गई है उसको कौन संभालेगा? कुरैशी साहब संभालेंगे? इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। साथ ही में बजट पर भी डिस्कशन करेंगे कि बजट अवाम दोस्त है और इसके खदोखाल क्या है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैडम, सबसे पहले तो इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से ही बात कर लेते हैं। एक तो जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो तो डिस्क्वालीफाइड हैं, तो फिर लीड कौन कर रहा है? और लीडरशिप का आपको नहीं लगता कि फुकदान है इस ओवरऑल पार्टी में? पार्टी का मंशूर क्या होगा ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही वो सोच है जिसकी नफी हमने करनी है। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर शख्सियात और बुत परस्ती हम इतनी करते हैं, शख्सियात परस्ती और बुत परस्ती, कि हम किसी भी शख्सियत को उस जमात से बालातर समझ लेते हैं। और पूरी दुनिया की, महज़ब दुनिया की जो मिसाल है, वहाँ शख्सियात पार्टियों के गिरद घूमती हैं। पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है, पार्टी की जो पॉलिसी होती है, पार्टी का जो एक वे फॉरवर्ड होता है, वो शख्सियात पे लागू होता है और वो उसको फॉलो करती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये एक अनोखी मंतक रही कि यहाँ पे शख्सियात जो है वो पार्टी को ड्राइव कर रही होती है और पार्टी उनके मरूने मिन्नत होती है। एग्जैक्टली। मैडम, आपने बड़ी नजरियाती बात किया। आपको लगता है कि ये मामला अब ख़त्म हो जाएगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? यही ख़ानदानी सियासत होगी जो कि आप समझती हैं और बड़ा बेहतर समझती हैं और बहुत बड़ा कैरियर है आपका इस मामले में, तो आप फरमाइएगा कि ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, यही ख़ानदानी सियासत होती रहेगी, यही मामला चलते रहेंगे? देखिए, खान साहब रिफार्मर बन के आए थे और पूरी कौम ने उनको एज अ रिफार्मर, एज अ मसीहा, एज अ गेम चेंजर, एज अ वन ऑफ द डेमोक्रेट फेस के तौर पर ओन भी किया, सपोर्ट भी किया और बैक भी किया, और हर तरह से एक कल्बी रिश्ता लोगों ने उनके साथ जोड़ा, मेरे समेत। ठीक, कि हमने पाकिस्तान को बदलना है, निज़ाम को बदलना है। अब हमने वो तमाम जो गले सिड़े सिस्टम के साथ जुड़ा एक मखसूस माइंडसेट है, उसको चेंज करना है और हमने बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है। तो आपने देख लिया कि जब तक तो वो इक़्तिदार में नहीं पहुंचे थे, वो रिफार्मर थे। यूं ही वो इक़्तिदार तक पहुंच गए और उस वाने वज़ीर आज़म तक पहुंच गए, तो वो भी उसी रवायती सियासत का हिस्सा बन गए और उन्होंने भी वही रवायती। मैडम, उनका जो नैरेटिव था वो एंटी PDM था, जो कि अवाम में कहा जाता है कि अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल था। अब ये जो इस्तेहकाम पार्टी आई है, ये आपको लग रहा है कि टक्कर की पार्टी है सरबराह PTI के मुकाबले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई फर्द जो होता है या कोई इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो होता है, वो कभी भी किसी की उसको ना चैलेंज कर सकता है और ना उसको डिफीट कर सकता है। ये टीम वर्क होता है और एक आपका कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूड एफर्ट और स्ट्रगल होती है। खान साहब 22 साल, वो खुद कहते हैं कि मेरे साथ 20 से ज्यादा लोग नहीं थे और मेरे पास 21वां बंदा नहीं आता था, और मैंने एक 20 साल जदोजहद की, 22 साल जदोजहद की और फिर जाके मैं लोगों को मोबिलाइज कर पाया। देखिए, ये एक इमेज बिल्डिंग होती है, एक परसेप्शन सेट होती है और एक बहुत सारे अवामल हैं जो उस शख्सियत को, उनका मैनिफेस्टो तो वही था। वर्ल्ड कप तो उन्होंने 92 में जीता था, 96 में उन्होंने पार्टी बना ली थी और उसके बाद वो मैदान अमल में आ गए थे। और उसके बाद जब वो मैदान अमल में आ गए तो 96 से ऑनवर्ड वो पार्टी का मंशूर जो है वो आज तो नहीं उन्होंने बनाया था ना 2018 में बनाया, ना 2013 में बनाया, वो तो 96 का बना हुआ था। तो क्यों उसको पजीराई नहीं मिली? क्यों इतने साल जो है वो उनको इंतजार करना पड़ा और एक सीट से ज्यादा उनके पास सीट ना आई? उसकी वजह ये थी कि वो परसेप्शन, वो इमेज बिल्डिंग, क्योंकि सेलिब्रिटी तो वो पहले भी थे, नेशनल हीरो वो पहले भी थे, और उनको कुछ ऐसे अवामल, कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी
सपोर्ट, कुछ ऐसी ओनरशिप, कोई फैसिलिटेशन ऐसी होती है तो आप लीडर बन के सामने आते हैं और फिर उस लीडरशिप को आपने सस्टेन करना होता है, फिर आपने उसको रिटेन करना होता अच्छा है, फिर मैडम, उसको यहाँ ऑब्जर्व पर करना होता है, उस जी। पॉपुलैरिटी को ऑब्जर्व करना होता है। एग्जैक्टली और वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो बदकिस्मती से खान साहब को जो फैसिलिटेशन भी मिली, ओनरशिप भी मिली, उनको हर तरह से ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जो भी मुमकिन हो सकता था उनकी इमेज बिल्डिंग की गई, और ग्राउंड से बाकी खिलाड़ी सारे गायब किए गए कि मैं कल्ला ही काफी यहाँ रहूं। तो वो कल्ला काफी ने फिर जो सबको काफी पिलाई वो आपके सामने ही है। लेकिन मैडम आपके पास भी तो एक आदमी कई बेशुमार लोग हैं जो तेरा बाप भी देगा आज़ादी समेत। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तो बर वक्त छोड़ दिया, बड़ा अच्छा किया। आप, मेरा ख्याल है कि आपकी वेट और विजडम बड़ी तेज है मैडम। ये जो सारा जो ग्रो वहां से टूट कर आया है, जिनको डिस्कनेक्टेड थी। जी आप तो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी, मैं वही कह रहा हूँ। आपने तो बर वक्त इसको जांच लिया, लेकिन ये जो इतना बड़ा टोला 150 का तकरीबन आ जाना है और सारे इलेक्टेबल्स होंगे, आप ये तो 9 मई के मामलात के अंदर इनका ट्रायल होना चाहिए, आपने पार्टी में ले लिया। देखिए ऐसे नहीं है, जो आपको ज़हन में रखनी है बात कि कोई भी शख्स जो 9 मई के उस शर्मनाक और तकलीफ दे साने में मुलव्वस है, उसके लिए जीरो टॉलरेंस है, जीरो माफी है। वो किसी जमात या किसी भी प्लेटफॉर्म को एज अ प्रोटेक्शन, एज अ पनाहगाह इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना किसी को वो माफी मिलनी है। हाँ, अगर किसी जगह पे आप ये देखते हैं कि किसी को शक का फायदा दिया जा सकता है और वो उस मौके पे मौजूद नहीं है या किसी इंस्टिगेशन का हिस्सा नहीं था या किसी तरह प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसको कोई रिलीफ का चांस है। अदरवाइज लेकिन मैडम ये देख रहा हूँ कि ये इस्तेहकाम पार्टी जो है, ये बेसिकली जैसे मैं समझता हूँ कि नजरियाती होनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े निज़ाम तब्दील करने के लिए आए, वो नहीं हो सके। मैं 2-4 मिसालें आपको दूं कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि 65% ज़मीन जो है वो 8 खानदानों के पास है, वो कहीं नहीं जा सकती। जागीरदाराना निज़ाम तब्दील नहीं हो सका। रूट के अंदर कोई भी तब्दीली करेगा उसके ऊपर खुद नैब के केसेस बनेंगे और वो किसी न किसी चक्कर में केस में बन जाएगा। अब आप हैं उस अवामी जो है वो मैंडेट लेकर आती हैं और अवाम के साथ अवाम की बात करती हैं। उस मामले में आपके बहुत से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आपको फैजुल हसन चौहान का याद होगा, उसने आपको कहीं टिकने नहीं दिया, आपके खिलाफ बहुत कॉन्स्पिरेसी की। फवाद चौधरी नहीं टिकने देगा, तो इस पार्टी के अंदर फिर से वही मामला शुरू हो जाएगा, हु इज द फर्स्ट, हु विन द गेम। ये मामलात यहाँ आपको नहीं नजर आ रहे कि ये मामलात आप ही के खिलाफ शुरू हो जाएंगे? देखिए बात ये है कि जिस चीज ने मेरी जात को हर्ट किया या मेरी जात के साथ जुड़ा, जो मेरा कास्ट का नैरेटिव था, उसको उन्होंने डैमेज किया। वो सारे बेनकाब भी हुए, उन्होंने अल्लाह की लाठी बे आवाज है और वो अपने अंजाम को भी पहुंचे। आगे जो है एक नया इनिशिएटिव है, एक नया आपका प्लेटफॉर्म है, एक नई स्ट्रगल है, और जिंदगी में कभी भी आपको हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलती। मैडम, केपीके में भी राबता किया जा रहा है, मजीद पीटीआई से कौन कौन सी विकटें और गिरती हुई नजर आ रही हैं? देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो इस्तेहकाम पाकिस्तान का है, ये 1 पॉइंट एजेंडे पे बना है, जिसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मैनिफेस्टो का चीज ये है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है। वो सियासी महाज पे हो, वो मुआशी महाज पे हो, और वो समाजी महाज पे हो। ये जो पोलराइजेशन है इसको कम करना है, नफरतों को समेटना है। तो हर सूबे में हम जाएंगे, हर सूबे में। पंजाब में काफी टफ टाइम होगा, पीपल्स पार्टी भी काफी मुतहरिक है और एक टाइम में तो नून लीग का गढ़ भी कहा जाता था। देखिए कोई बात नहीं है, हर जमात को हक है, यही हम चाह रहे हैं। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सियासी हरीफ होता है वो आपका जाती दुश्मन नहीं होता, आपका उसे नजरियाती खिलाफ होता है। और ये हक अवाम का है कि उन्होंने किसको वोट डालना है, और जो जिसको वो वोट डाले उसकी ताकत को माना जाए, और उनसे जाती दुश्मनियां, दावतें जो है और एक दूसरे से पुरतशद्दुद और इंतहा पसंद जो रवैये हैं उनका खात्मा हो। पाकिस्तान इससे कमजोर हो गया है।
पाकिस्तान इससे बिल्कुल ही इस वक्त जिस सिचुएशन में पहुंच गया, हम और ज्यादा ये टॉलरेट कर नहीं सकेंगे। तो बेसीते कौम हमें मुत्तहिद होना है। अच्छा मैडम, ये इस बताइएगा में कि पाकिस्तान पार्टी आई ही पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद करने हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है, लेकिन मेरी थोड़ी सी उम्मीद इस वजह से टूटी। इस पे आप भी गौर करके मुझे बताइएगा। बहुत से लोगों को जरा थोड़ा तारीख में चले जाते हैं। आप मैडम जब आई थी तो आपका जो शाह महमूद गेट तो नहीं था, आप भी मेरे ख्याल में उस वक्त भी जब तशरीफ लाई थी पिछली पार्टी में भी, तो जहांगीर तरीन साहब के साथ तो पुराना आपके जो है वो टीम अप थे आप लोग, ऐसे ही? देखिए 2002 से हम कोलीग हैं, 2002 की असेंबली में भी हम इकट्ठे थे और एक मरहला ऐसा आया था, अगर आपको याद हो तो जहांगीर तरीन और हुमायूं अख्तर में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होना था मुशर्रफ रजीम में। एग्जैक्टली। और फिर दोनों को एक साइड पे करके तो तीसरा टेक्नोक्रेट के नाम पूरा निकला था, शौकत अजीज का जी। तो हमारा ग्रुप उस वक्त भी जहांगीर तरीन ग्रुप था। एग्जैक्टली। और हम उस वक्त मतलब मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि आपका शाह महमूद कुरैशी गेट कभी भी नहीं था। उसकी वजह ये थी ना कि या आप खुल के किसी की हमायत करें या आप खुल के उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो दरमियान वाला रास्ता है ना, ये सियासत में किसी सूरत भी ना आपको पता होना चाहिए आपका दोस्त कौन है और आपका मुखालिफ कौन है। एग्जैक्टली। लेकिन मैडम वो जो मामलात करते रहे, पंजाब के वजीर आजम बनने के लिए आपको बड़े अच्छे से पता है, आप गहराई से जानती हैं, फिर सारे मामलात आप जानती हैं, और फिर उन्हीं का टूटा हुआ टोला पहले उनसे मिलने गया था, अब उधर आपके पास आएगा, आपके लिए मुनासिब तो नहीं है। आप ये इलेक्टेबल्स तो आपको और भी मिल जाएंगे, आपने इन्हीं की पार्टी के क्यों उठाने? देखिए सियासत के अंदर ना बहुत सारी चीजें अपनी जाती पसंद, मतलब मैं जाती तौर पे कहूँ कि फवाद चौधरी तो फिर ये डूबता है चीज भी करनी पड़ती है। इस पे मैडम बता दीजिए, फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है इस्तेहकाम पार्टी को? देखिए बाज़ाब्ता तौर पे तो अभी कोई उस तरह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन जाहिर है वो तरीन साहब के घर भी उस दिन आए हैं, वो अलीम खान के घर भी खाने सर सॉरी मैडम, वो मुंह छुपा कर क्यों बैठे हुए थे फवाद चौधरी साहब? मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए थे? जितनी देर भी वो बैठे रहे, उन्होंने अपना फेस हाइड किया हुआ था, इसकी क्या वजह थी? फिर वो गए ही क्यों थे अगर उन्होंने मुंह छुपा के बैठना था? छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा मैडम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब सरदार तारिक मसूद खोसा साहब की से पनामा केस के हवाले से जो रिमार्क सामने आए हैं, उससे जो लग रहा है वो कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से कुछ ज्यादती हुई है, तो उसका अनकरीब अजाला होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसी तरीके से इसी लपेट के साथ जो इन्होंने बजट पेश किया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लंडे के कारोबार को, हमें वो चाहते हैं हमें सिर्फ लंडे के कपड़े पहना दें, वरना उस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, तबाही लगा के रख दी है इस पूरे पाकिस्तान की। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि आपका मंशूर वगैरह बन गया है एक, और दूसरा जो है वो जहांगीर तरीन साहब को भी इस केस से फायदा होगा। डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये पार्टी जो अभी लॉन्च हुई है उसका नाम फाइनल हुआ है जी, उसका एजेंडा फाइनल हुआ है, अभी उसका कोर ग्रुप और उसका मैनिफेस्टो, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगी, फिर उसका निशान होगा, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं। अभी उसका पहला स्टेप उठाया गया है, बाकी सारे स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। लेकिन जिस तरह का मैडम बजट पेश किया गया, मुझे लगता है कि ये अगले यानी जुलाई तक जो है ये बजट मतलब ये जून के अंदर इंशाल्लाह ये चीजें सारी इलेक्शन कब अनाउंस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट ने भी तो आना है अभी वफाक में। देखिए इस हुकूमत ने अपना जो पूरा करना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो टेन्योर है इनका वो तो अगस्त में पूरा हो रहा है। तो अगर ये आइन को फॉलो करना है, अपने कानून को फॉलो करना है, तो फिर तो इन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना है। अगर चीफ जस्टिस साहब ने कोई और खड़ाक करना है तो वो तो आपको पता है कि इस मुल्क में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनकी जो आपने कहा कि बजट के हवाले से तो डेफिनेटली मुश्किलात अवाम की बड़ी हैं, और उन मुश्किलात को हल करने के लिए स्वाइस के कंसेंसस इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड और रोड मैप हो, कोई अकेली जमात। मैडम मैं बजट और अवामी हालात के बजट और अवामी हालात पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ मैडम। मैं अवाम में से हूँ, मेरे से ज्यादा अवामी बजट का किसको पता है कि अवाम किस तरह पिछे हैं, क्या चीजें उनकी निकली हैं,
बहुत शुक्रिया मैडम, आपका कमेंट आ गया। नाज़रीन, रहनुमा पार्टी फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद थी, अपनी राय का इजहार कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शकील रामे, माहिर मुआशियात हैं। उनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब। सबसे पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्या आप लोगों ने हमें टाइम दिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, नवा जायजा भी मुकम्मल ही हुआ, 10वां 11वां हम इकट्ठा मांग रहे हैं, क्या कहेंगे। और आज एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और कह रहे थे कि मेरी कॉल पे बात होगी हुई है और इसी मंथ ही हमें IMF की किस्त मिल जाएगी या हम नवे जायजे में चले जाएंगे, क्या कहेंगे। देखिए, आज का जो कल का जो बजट आया है उसको देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि IMF अप्रूवल देगी इस बजट की, क्योंकि इसमें बहुत सी एनॉमलीज हैं। यस। और इस की वजह से पहले आई थिंक थोड़ा सा हम बजट की बात अगर कर लें एग्जैक्टली सर, तो उसके बाद फिर IMF की बात करनी मुनासिब होगी। ठीक है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बजट से एक दिन पहले जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे आया है सर, उसने पाकिस्तान की स्टेट ऑफ इकोनॉमी का पूरा जायजा लेके कौम के सामने रखा है और उससे नज़र आ रहा है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 0 पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल ठीक। 6% पिछले साल थी, अब 0 के करीब 0.29% पे है। इन्वेस्टमेंट फॉरेन लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम लो पे आ गई है, 13% पे। आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह गिर गई हैं, आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो बुरी तरह गिर गई हैं, आपकी तमाम सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हो चुकी हैं, आपकी ट्रेड जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इंपोर्ट्स को कंप्रेस किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। अब आप ये भी देख लें कि अब हम ये भी करने जा रहे हैं प्लस डॉक्टर साहब उन्होंने बाजारों को भी बंद करेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 3000 अरब रुपए के करीब है। जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है उसको हम और ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये जो इस वक्त जो इकोनॉमी की स्टेट है, मेरी नज़र में ये इकोनॉमिक इम्प्लोजन हो गई है कि इकोनॉमी जो है वो सुकड़ती जा रही है और इस इकोनॉमी में एक इम्प्लोडेड इकोनॉमी है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी थी जी। इस बजट के लिए ये बजट इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए था कि ये जो इकोनॉमी जिस तरह से बुरी तरह गिर रही है और जिस तरह से रुपए की कीमत गिर रही है, हमें पहले रुपए की कीमत को स्टेबलाइज करना है और उसके बाद फिर ऐसा जो बजट होना चाहिए जो कि स्टेबिलिटी दे, ना कि ऐसा बजट जो कि सस्टेनेबल ही नहीं है। मसलन अगर आप ये देखें कि अगर इकोनॉमी इम्प्लोड कर रही है और जो अभी साल गुजरा है उसमें हम 7,000 अरब रुपया भी नहीं कलेक्ट कर पाए रेवेन्यू का, तो अगले साल एक और वर्स्ट कंडीशन में आप 9.2 हजार अरब कैसे करेंगे। अच्छा सर, उसके तो साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ऐड कर दिया उन्होंने, तकरीबन 13,000 अरब रुपए की उन्होंने टारगेट रख दिया। इसमें आई थिंक इसमें 9.2 के बजाय अगर 8 भी कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो बजट बनाया है 14,500 अरब रुपए के अखराजात वो शो कर रहे हैं। और अगर इसमें जब आप सूबों के अखराजात करेंगे वो भी कोई 8 से 10 हजार अरब होंगे, तो टोटल खर्चा हुकूमत का वो 20 से 24 हजार अरब होगा। तो ये एक इम्प्लोडिंग इकोनॉमी में इतना खर्चा आप कैसे करेंगे? आई मीन आपके पास एक ही तरीका है ना, और अगर आपने IMF के प्रोग्राम को चालू भी करना है तो आपने ज़्यादातर जो खर्चे हैं वो टैक्स रेवेन्यू से लाने हैं और वो रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि वो कम होगा। सो इस इकोनॉमी में एक इम्प्लोडिंग इकोनॉमी में एक ऐसा बजट दिया गया है यहाँ नजर आया है जहाँ पर हमने कोई भी डैमेज एरिया को रिपेयर करने की कोशिश की हो? नहीं, उसमें टैक्स आप लेंगे प्राइवेट सेक्टर से और हुकूमत का पेट पालेंगे जी, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो कि शदीद बुरहान में है वो और बुरहान में चले जाएगा। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये बजट जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको बहुत
आप इसमें एक देखें, जी 1000 अरब का आप कह रहे हैं कि हुकूमत खर्चा करेगी डेवलपमेंट की नजर में। हमें पता है कि डेवलपमेंट जो होती है वो बाबू करते हैं जी सर और वो पैसा तकरीबन जाया हो जाता है। जी सर उनका कोई इस ऑडिट भी नहीं होता। 1000 में आप ये भी देखें कि सूबे जो हैं वो भी कोई 1500 अरब का वो भी करेंगे। सो 2500 शकील रामे अरब साहब का को अगर भी ऐड कर आपने लेते हैं। करना है डेवलपमेंट प्रोग्राम जी और अच्छा सर मेरे आपने साथ रहिएगा टैक्सों की सर, आप भरमार करनी है मेरे साथ ही तो रहिएगा। मैं ये टेक जो है ना वो रामे साहब से भी ले लें। रामे साहब आप बताइए कि कोई इस पूरे बजट के अंदर एनी गुड यू हैव सीन सर? ये देखें, बजट को आइसोलेशन में अगर हम करेंगे डिस्कस तो आपको इसमें दो चीजें नजर आती हैं, वो मैं इसके बाद में आता हूँ। पहले जो फंडामेंटल चीज है ना हमारी इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत है। हमने जो लिबरल इकोनॉमी के पीछे लगे हुए हैं, हमें इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा ही ऐसी डिस्पैरिटीज पैदा करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अमेरिका हो। अब यूएसए को देख लें, इस वक्त उन्होंने भी इनका जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए थे जब उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कर्ज लेने की जो है उनकी लिमिट बढ़ाई। वो हमें इसलिए नजर नहीं आता कि डॉलर वो खुद प्रिंट करते हैं। हम बात करते हैं कायदे आजम के विजन की, हमेशा जब हम बात करें तो कायदे आजम की स्टेट यानी कि 1 जुलाई की जो कि उनकी स्टेट बैंक की सतह पे तकरीर है वो उठा के देख लें। उन्हें कैसे कहा था कि हमें अपना जाती यानी कि अपना पर्सनल जो इंडिजिनस मॉडल इकोनॉमी का डेवलप करना है जो इस्लामिक असूलों की बेसिस पे हो। उन्हें लिबरल इकोनॉमी को ठीक ठाक उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम की जड़ है। सर वेस्टर्न असूलों पे भी रख लेते तो कोई स्ट्रक्चर तो बन सकता है। सर ये रिपेयर्स के ऊपर बताइए कि जो भी हमारे पास अवेलेबल बजट था सारे लोगों को नजर आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब ने फरमाया कि बड़ा स्ट्रक्चर, इसको बेहतरीन स्ट्रक्चर इसी में भी बन सकता था। पहले भी हम इस चीज को ट्राई कर चुके हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट्स के अंदर जो है वो 7 डिजिट तक भी हम गए हैं। 6 से 7 के जो है वो जीडीपी तक जो है वो डॉक्टर सलमान शाह साहब के दौर में रहे हैं जब वो खुद थे वजीर खजाना। तो सर मुझे ये बताएं आप, वो रिपेयर्स कहाँ होनी चाहिए थी? जो बड़े डैमेजेस थे, कोई भी खुशाइंद बात तो है नहीं इस बजट में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो क्या कहते हैं कि उसको हम सही तरीके से देखते ही नहीं है। हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो होती है वो कंजम्पशन लेड होती है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं 6 से 7% वो भी कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी। और जो हमारी कंजम्पशन है उसको हम क्या कहते हैं इंपोर्ट करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब इंपोर्ट करके पूरा करने की कोशिश करते हैं हमारे डॉलर का बहरान हो जाता है क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारी बिल्कुल कम है। हमारा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। हमें जब तक कंजम्पशन से लेड ग्रोथ से छोड़ के हम इसको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे नहीं आएंगे या प्रोडक्शन लेड ग्रोथ पे नहीं तो सर आएंगे। इसी का मैं पूछ रहा हूँ कि इस बजट में आपने क्या देखा कि कहीं पे भी रिपेयर किया गया किसी भी चीज को, जब एक्सपोर्ट लेड की तो बात ही नहीं की गई। ये तो वाहिद जो है वो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सलमान शाह साहब भी बता रहे थे पहले भी, जो भी आप फेवरेबल टू इकोनॉमी होते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट होगा वो कहेगा कि एक्सपोर्ट लेड आपको बनाना पड़ेगा। जब तक एक्सपोर्ट 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 मंत्रा नहीं बनेगा तब तक हम जो है वो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते। सर आप रिपेयर्स पे बताइए। वो एक बजट में नजर नहीं आती आपको, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। एक्सपोर्ट आपके 1 साल में नहीं होती है, आपने इंडस्ट्री भी लगानी 3-4 साल लगते हैं आपको लगाने के लिए। लेकिन पॉलिसीज तो बनती है ना सर, हैं पॉलिसीज बनती हैं, आईटी बनता है, ज़राअत बनता है, बाकी चीजें बनते हैं, कंस्ट्रक्शन बनता है। हमारी पॉलिसी ऐसी है कि वर्ल्ड क्लास किस्म की पॉलिसी हमने बना के रखी हुई है। अगर उनको देखा जाए तो उनको नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। बात है इम्प्लीमेंटेशन का। हमने देखे, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सेकंड फेज है जो सीपैक की, वो तमाम की तमाम इस पे डिपेंड करती थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे। अगर स्पेशल, लेकिन सर इस बजट में तो सीपैक की बात ही नहीं की उन्होंने। जो मैं बात कह रहा था कि उसको सेकंड फेज जो तमाम की तमाम डिपेंड करती थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे तो उससे स्पेशल क्या कहते हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तेज होगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, प्रोडक्शन होगी तो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब देखें जो कि पिछले यानी कि हमने 10 साल से हमने एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। एक जो बना है आधा वो फैसलाबाद का है, कुछ शेख का, अभी इस पे काम दोबारा शुरू हुआ है। पिछले 4 साल हम देख रहे तो उसमें भी यही था, इसमें भी देख रहे तो इसमें भी वही प्रॉब्लम हमें नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जब तक आप अमल नहीं करेंगे, बातें ये जितनी मर्जी कर लेंगे, बजट में ये नंबर इधर हो गया, ये नंबर इधर हो गया, ये नंबर गेम में घुमाते रहेंगे। पॉइंट ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अब मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब के पास चलता हूँ। सर डॉक्टर साहब आप बताइएगा, सर ये जो रिपेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, जो बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ, ये डिपेक्ट नहीं हुआ करते सर बजट में?
देखिए बजट में बिल्कुल होते हैं। इस दफा अभी बजट में देखें 1,000 अरब रुपए की ये बेल आउट्स हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, सर जिसमें बिजली का सबसे बड़ा जो सफेद हाथी तो बिजली का निजाम है। एग्जैक्टली एक ऐसा अजीबो गरीब निजाम है जो कि जिसने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया है। जी एक डोमेस्टिक हमारी बिजली होती थी, डैमों से बिजली बनती थी, एज अ बाय प्रोडक्ट बनती थी, बड़ी अच्छी पाकिस्तान के लिए थी। लेकिन हमने डिलिबरेटली हमारी बहुत सी हुकूमतों ने मिलकर डैम्स को बनना बंद किया और फिर आप फ्यूल पे चले गए, जो ये इंपोर्टेड फ्यूल है, गैस पे चले गए। आईपीपीएस को कर्जे ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए हैं कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो पाकिस्तान में है, और अब हम कहते हैं कि इस बिजली को इस्तेमाल करो और एक्सपोर्ट करो, तो ये तो मुमकिन ही सर नहीं अब है। सोलर पैनल और की वो भी जो बात हो रही है ना, जैसे सोलर अभी पैनल सर कन्वर्ट रामेश साहब करने ने की ये भी बात हो बताया रही था। है। अभी कोई प्लान नहीं है कि आपने बिजली की स्ट्रेटजी क्या है। इससे पहले आपकी कोई प्लान नहीं है कि आपने डेट को कैसे मैनेज करना है। आपकी डेट इस वक्त इतनी ज्यादा है कि आप बिल्कुल उसके नीचे दब चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसका रीस्ट्रक्चरिंग की कोई हमारे पास डेट स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे पास किसी किस्म की रिफॉर्म स्ट्रेटजी नहीं है। हमारे पास सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं है। एक्चुअली रामे साहब ने ठीक कहा कि स्ट्रेटजी के बाद बजट बनता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम बगैर स्ट्रेटजी के बजट बनाते हैं। बजट की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ डांग टपाऊ स्ट्रेटजी है कि एक दिन गुजर जाए, बस उस दिन की हो जाए और हुकूमत जो है वो कह सके कि हमने बड़ी रिलीफ दे दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद जो बजट का हशर होना है और मिनी बजट्स अच्छा आने सर, हैं मैं तो एक वो सवाल अगली करूंगा, हुकूमतें या यही रामेश साहब केयरटेकर से या भी जो सवाल भी होगा। आएगा डॉक्टर वो साहब डील पहले आपसे करेगा। मैं सवाल कर लेता हूँ, तो फिर I मैं think- उसके जी। बाद आईएमएफ के मामलात पे आना चाहता हूँ जो कि बड़े खतरनाक है, ताकि मैं आप दोनों से वो कमेंट ले सकूं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि 2.7 ट्रिलियन जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का है, 212, और इसका यील्ड आता है 1%। कहा जा रहा है कि सर कोई भी आ जाए, किसी किस्म का हुक्मरान आ जाए, इन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को नहीं छेड़ा जा सकता। सर देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सब लोग जब हुकूमत में अगर थे और प्राइवेटाइज सिर्फ ये थोड़ी बहुत हुई है, जो प्राइवेटाइजेशन जो प्रॉपरली हुई थी वो मुशर्रफ के टाइम में हुई है। उसके सर। बाद तो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, बल्कि असद उमर साहब ने तो कहा था कि ये पाकिस्तान का ख़जाना मैं बनाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा। तो वो नामुमकिन है कि स्टेट जो है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, वो आपको रिटर्न कभी नहीं देंगी। वो आपको गुर्बत में धकेलती चले जाएंगी, और वो बेसिकली एक ड्रेन है पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्जैक्टली। में। अब मैं सर तेजी से, ताकि मैं अगला सवाल की तरफ उसकी आऊं। प्राइवेटाइजेशन का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी सियासत उसकी इजाजत नहीं देती। सर रामेश साहब, एनर्जी आप के जिस फरमाइएगा। तरह से बहरान की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्राइवेटाइजेशन में चले जाते हैं तो वो बेटरमेंट नहीं होगी कोई? रामेश साहब देखें, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट थोड़ा सा betterment होगी, डिफरेंट है क्योंकि सलमान शाह साहब से। आप देखें ये इनको आप प्राइवेटाइज करें, वो एक तो वो फिर अच्छी चलने शुरू होगी। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत आपको रकम मिल जाती है तो उससे आप अपने कर्जे वापस करें, क्योंकि रिमेंबर ये कर्जे हुकूमत के कर्जे हैं और हुकूमत हैज टू पे इट ऑफ। अच्छा रामेश और, साहब, इसमें के इलेक्ट्रिक की हवाले से अगर बात करें तो उसकी निजकारी के खिलाफ ये जमात इस्लामी जो है, इन्होंने पिटीशन दायर की हुई है कि उनको काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर इसके क्राइसिस को हल करने के लिए प्राइवेटाइज भी करते हैं तो फिर भी उसमें भी इश्यूज हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा इससे ना माजूद के साथ मैं ना सलमान साहब से थोड़ा डिसएग्री करूंगा। स्टेट और एंटरप्राइजेज जो होती हैं किसी मुल्क की भी बैकबोन होती हैं। अब अभी मैं आपको दो मुल्कों की मिसाल देता हूँ, यूएसए और चाइना। अभी कोविड-19 आया तो यूएसए को $1 ट्रिलियन प्रिंट करने पड़े। क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी कंपनी बहुत अमीर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए, मगर चाइना को कोई पैसा प्रिंट नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उनके स्टेट और एंटरप्राइजेज का जो उनके जीडीपी में हिस्सा है वो 32% है। स्टेट और एंटरप्राइजेज जो होती हैं, ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। जब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर को भी रिलीफ दे सकते हैं। अगर आपका सारा इन्हिसार ही टैक्स पे होगा तो आप क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ नहीं दे सकते। और जब रिलीफ नहीं देंगे तो प्राइवेट सेक्टर आपके मुल्क से फ्लाई यानी कि निकल जाएगा। वो कहेगा जी मैं उस मुल्क में जाऊंगा जहां पर मुझे ज्यादा रिलीफ मिले। तो मेरा इसमें मसला सिर्फ कहाँ आता है, हम स्टेट और एंटरप्राइजेस को इकोनॉमिक रैशनल से नहीं चलाते, हम उनको पॉलिटिकल रैशनल से चलाते हैं।
मतलब जो भी पार्टी आती है उसमें अपने बंदे भर्ती करती है और बेतहाशा भर्ती करती है। तो हमने देखा होगा तो सर यही तो प्रॉब्लम है। आपके इसी डिसएग्रीमेंट को लेकर डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी पूछते हैं सर, इस डिसएग्रीमेंट का जवाब दीजिए। इसमें आई थिंक मैं चाइना मैंने कई बार विजिट भी किया, एज फॉर फाइनेंस मिनिस्टर भी किया था, और चाइनीज़ हुकूमत ने मुझे पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशंस दी थी कि चाइनीज़ इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि वो चीन की जो सब्सिडीज चीन उनको देता है वो चाइना भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आई थिंक बेसिकली मसला ये है कि जब ब्यूरोक्रेट को आप दे देते हैं एक कंपनी चलाने के लिए, ना उसकी ट्रेनिंग है, ना उसको उसके इंसेंटिव्स हैं, ना उसको कोई फायदा है कि वो अच्छी कंपनी चले, वो तो अपना वक्त गुजारता है, अच्छे वक्त उसका वहाँ पे एक पोस्टिंग हो जाती है। अच्छा, ये सर ये नेवर एंडिंग चढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे। अच्छा सर, ये नेवर एंडिंग है। मैं अब सर रामे साहब मैं इसके ऊपर डिबेट मैं जरूर आगे करूंगा, लेकिन मैं जल्दी से टेक लेना चाहता हूं क्योंकि 2 मिनट है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। सर श्रीलंका का केस डिस्कस कर लेते हैं और हम उसके कितने करीब तर पहुंच चुके हैं हम वो बात करते हैं। जैसे सर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठ गया, उसने अप्रूव किया $3 बिलियन जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। आप मुझे बताएं सर, वो इस पहली दफा हुआ है साउथ ईस्ट ये इस आपके पूरे एशिया के अंदर जब IMF इस तरह की बात बना रहा है, यानी गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइजेस जिसकी एक्सेस होगी गवर्नेंस में, करप्शन में और आपके सारे टैक्स के मामलात में और बहुत सारी चीजों में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर सलमान शाह साहब पहले टेक आपकी, एंड देन रामे साहब आपसे लूंगा। देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। नंबर 1 हमें एक इंडिकेटर जो है ना, वो पाकिस्तान का जो बॉन्ड्स पे यील्ड्स हैं वो बड़ी हैरान कुन है। अगर आप पाकिस्तान का जो बॉन्ड 2024 में होना है, उसने मैच्योर करना है सर, इस वक्त अगर आप उसको खरीदने जाते हैं तो वो $100 का बॉन्ड $50 में बिक रहा है, और उसके ऊपर यील्ड जो है, इसको रिटर्न कहते हैं, वो 100% से ऊपर है। एग्जैक्टली। अगर आप श्रीलंका का इस वक्त बॉन्ड देखें, और क्योंकि उन्होंने IMF प्रोग्राम कर लिया है और डिफॉल्ट भी हो चुका है, लेकिन IMF प्रोग्राम की वजह से इस वक्त श्रीलंका का जो बॉन्ड है वो 20% यील्ड पे बिक रहा है। पाकिस्तान का बॉन्ड 100% पे बिक रहा है और श्रीलंका का 20% पे बिक रहा है। ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो इस वक्त रिस्क है वो श्रीलंका से ज्यादा चल रहा है। अच्छा, रामे साहब आपका टेक, क्योंकि टाइम की कमी होगी सर। जरूरी है कि हमें ये एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका नंबर 1 मेरा ख्याल है फोकस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का रिस्क जो है उसको कम कैसे किया जाए। अगर पाकिस्तान का ये रिस्क प्रीमियम 100% से कम होके नॉर्मल इसका 6-7% होना चाहिए, उस तक आने के लिए आपने पॉलिसीज करनी पड़ती हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं ये आप उनको धोखा नहीं दे सकते। रामे साहब व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? रामे साहब देखें, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, IMF को मैं कभी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं समझता, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। फंडामेंटली देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो रूल एंड प्रोसीजर में लिखा हुआ है IMF के, ये उस मुल्क को कभी कर्जा नहीं देंगे जहाँ कोई मेजर कंफ्लिक्ट चलता होगा। मगर यूक्रेन को उन्होंने 15.6 बिलियन का दे दिया क्योंकि वहाँ US के इंटरेस्ट चल रहे थे। पाकिस्तान में जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं, जब तक वो CPEC और चाइना की बात करते हैं, उस इश्यू को लेके चल रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट। श्रीलंका को भी देख लें, जैसे उन्होंने एक्सेस दी उनको, उनके जाने के सारों को एक्सेस दी, इंडिया को एक्सेस दी और यूरोपियन को एक्सेस दी। नहीं सर, लास्ट लाइन लेना चाहता हूं सर, आपको क्या लगता है गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज की तरफ हम करीब हैं या नहीं? तो देखिए, गवर्नेंस का जो मामला है, हमारे तो जो क्या कहते हैं रिलेशन बेस्ड गवर्नेंस है, हमारे गवर्नेंस को मॉडल तो है नहीं, डायग्नोस्टिक की क्या करनी है। मेरा कोई रिश्तेदार कहीं लगा हुआ है तो मैं उसको फोन करूंगा। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शकील रामे माहिर मुआशियात मौजूद थे, उनके अलावा डॉक्टर सलमान शाह माहिर मुआशियात और साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।